हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम एनसीईआरटी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकाले, उनको सॉल्व करते हैं और लगभग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको हम एक बार देखते हैं, परीक्षा में आने के लगभग चांसेस हैं। तो सर्वप्रथम हम जो है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 2 के सत्य असत्य को देखेंगे, जिसमें लगभग 22 क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो चैप्टर 4 के क्वेश्चन जिसके सत्य असत्य का आधार पर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 5.5 × 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स से पाया गया, तो इसका अर्धायुकाल 1.26 × 10⁻13 सेकंड होगा। तो ये बिल्कुल सत्य है, सत्य रहेगा ये जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरा चैप्टर 4 का हमारा जो है सत्य असत्य रहेगा, निश्चित समय में क्रियाकारकों और क्रियाफलों की सांद्रता में होने वाली कमी या वृद्धि अर्थात परिवर्तन अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग कहलाती है। तो बिल्कुल ये अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर की डेफिनेशन है, क्योंकि क्रियाकारक या क्रियाफल की सांद्रता में होने वाली कमी या वृद्धि जो होती है वो हमेशा अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया के वेग कहलाती है, और ये भी समय के निश्चित अंतराल में होती है। तो ये भी हमारा सत्य हो गया। इसके बाद अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, व गैसीय अभिक्रिया दर की इकाई एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स है। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया दर की इकाई जो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से होती, तथा गैसीय रूप में ये जब निकालते हैं तो एटीएम सेकंड इनवर्स से होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सत्य असत्य, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक ताप, उत्प्रेरक और अभिकारक की सांद्रता है। बिल्कुल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं ताप, उत्प्रेरक, अभिकारक, और इसके साथ साथ जो है उत्प्रेरक के अलावा दाब का प्रभाव भी इसमें पड़ता है, सांद्रता का प्रभाव भी इसमें पड़ता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर नियम में व्यक्त क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो व्यक्त क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग हमेशा अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये भी हमारा सत्य हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूरी होती, तो इसका अर्धायुकाल 90 घंटे होगा। बिल्कुल गलत है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40% में अगर 90% पूरी होती, तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू अलग आएगा, इसलिए ये हमारा यहाँ पर असत्य हो गया। एक बार निकाल के देखें दोस्तों। अगला सत्य असत्य है, आणविकता सैद्धांतिक किंतु अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक होती है, एवं एक पद में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाओं को प्राथमिक और अनेक पद में पूर्ण होने वाली क्रियाएं जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये भी हमारा सत्य हो गया, क्योंकि आणविकता सैद्धांतिक होती है किंतु अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से हम लोग निकालते हैं। अगला देखेंगे हम आठवां हमारा क्वेश्चन है, K = 2.3 × 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया का जो है दर स्थिरांक का इकाई हो गया है। द्वितीय कोटि का वह K = 3 × 10⁻⁻4 सेकंड इनवर्स जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो है इकाई होता है। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो बिल्कुल ये द्वितीय कोटि की हो गई और ये प्रथम कोटि की हो गई, ये भी हमारा हो गया है सत्य। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक शून्य व भिन्न हो सकती है, कोटि बिल्कुल शून्य भिन्न हो सकती है, जबकि आणविकता शून्य नहीं हो सकती। ये भी हमारा सत्य हो गया, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जो होती है शून्य भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, प्राथमिक होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वितीय कोटि की भी होती है, तृतीय कोटि की भी हो सकती है, जबकि आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि अणु हमारे पास नहीं रहेंगे तो हम क्रिया ही नहीं करा पाएंगे, इसलिए ये कभी भी इसका वैल्यू शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्टर का जल अपघटन व सुक्रोज का प्रतिपन्न आभासी द्वितीय कोटि का उदाहरण है। ये गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये जो है एस्टर का जल अपघटन और सुक्रोज का प्रतिपन्न, ये सभी द्वितीय कोटि का नहीं प्रथम कोटि का होता है। आगे देखेंगे, क्रिया में सबसे मंद गति से होने वाले पद को दर निर्धारक पद कहते हैं। बिल्कुल ये हमारा सत्य हो गया है।
जो है क्रिया में सबसे मंद गति से होने वाले पद को दर निर्धारक पद ही कहते हैं। जो मंद गति से पद होता है उसके आधार पर हम उसके अभिक्रिया की दर को निकालते हैं। आगे, वह समय जिसमें कोई क्रिया अर्धपूर्ण संपन्न होती है उसे अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। ये भी हमारा सत्य हो गया है, क्योंकि वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया का सांद्रण घट करके आधा हो जाता है या आधे अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है वो अर्धायुकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दुगनी वृद्धि होती है। बिल्कुल, ये ताप हम जब 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो उसकी जो दर रहेगी वो लगभग दुगनी हो जाएगी। तो ये ताप गुणांक की परिभाषा से हमने निकाला है। अभिक्रिया अणु को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल, दो प्रकार की ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा जो होती है वो अणुओं के पास में पहले से होती है ताकि वो अवरोध को पार कर सके और यहाँ पे क्रियाफल बनाते हैं। सक्रियण ऊर्जा अणु को हमें देनी पड़ती है जिससे कि वो अभिक्रिया को संपन्न कर सके और उत्पाद बना सके। अगला है, तो ये भी हमारा सत्य हो गया है। 15वां, सक्रियण ऊर्जा को जूल प्रति मोल में मापा जाता है। आर्हीनियस समीकरण जो है K=AE⁻−EART है। बिल्कुल, सक्रियण ऊर्जा जो है जूल प्रति मोल होता है इसका इकाई मापन की, और ये आर्हीनियस समीकरण भी हमारा यहाँ पर सत्य है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य। सक्रियण संकुल के पास जो कुल ऊर्जा होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। हाँ, संपूर्ण ऊर्जा जो सक्रियण अणु के पास में होती है उसे हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं, जो है देहली ऊर्जा कहेंगे। ये सक्रिय संकुल के पास में ही होती है, और देहली ऊर्जा जिस भी अणु के पास में होती है, जिस संकुल के पास होती है, वो आसानी से जो है उत्पाद बना देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एसेटल्डिहाइड के विघटन की कोटि 1.5 और CO + Cl2 = COCl2, CO का स्क्वायर Cl2 1/2 = 2.5 है। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों यही आएगा, इसलिए ये भी हमारा कैसा हो गया, सत्य हो गया। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय, तृतीय कोटि क्रमशः मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये जो है शून्य कोटि अभिक्रिया का इकाई है। सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि का होता है, मोल लीटर सेकंड इनवर्स द्वितीय कोटि का होता है, और तृतीय कोटि का जो है मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स होता है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, सत्य हो गया। ये इनकी इकाइयाँ हैं दोस्तों। आगे, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण H2 + Cl2 2HCl, HCl का निर्माण, और अमोनिया का निर्माण 2NH3 = N2 + 3H2। यहाँ पर जो है 2H3 या 3H2 आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया दोस्तों। और इससे ऊपर वाला भी हमारा क्या था, सत्य था। सक्रियण ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। रासायनिक बल गति की खोज विल्हेल्मी ने की थी। ये भी हमारा सत्य हो गया, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं हो सकती। किसी अणु को अगर सक्रिय करना है तो उसे हमें ऊर्जा की मात्रा देनी पड़ेगी जो शून्य रूप में हम नहीं दे सकते हैं। आगे है इसका, रासायनिक बल गति की खोज विल्हेल्मी ने की थी। बिल्कुल, ये भी सत्य है, रासायनिक बल गति की खोज विल्हेल्मी ने ही की थी। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, सत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणु की संख्या को आणविकता कहते हैं। ये भी सत्य है हमारा कि अभिक्रिया वेग निर्धारक पद में जो भाग लेते हैं उन अणु की संख्या को हम आणविकता ही कहते हैं। अगला, एक प्रथम कोटि क्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, तो 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में 5 घंटे लगेंगे। दोस्तों एक बार और देख लीजिए, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, तो 75% पूर्ण होने में 5 घंटे लगेंगे। ये बिल्कुल गलत हो गया। लगभग 75 कंप्लीट होने में इसको 120 मिनट के लगभग लगेंगे। तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो ये हमने चैप्टर 4 के कुछ सत्य असत्य देखे जो NCERT में लगभग है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर 2 के कुछ सत्य असत्य को यहाँ पर जानते हैं। चैप्टर 4 का देखेंगे हम, जो NCERT से निकाले हुए हैं दोस्तों, इसलिए इनको अच्छे से देखें। चैप्टर 2 पे आ जाइए। चैप्टर 2 हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे और इसके कुछ सत्य असत्य देखते हैं। देखिए, 25 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता 0.556 मोल किलोग्राम होती है। जब इसका वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो यही आएगा। तो ये भी हमारा वैल्यू कैसा हो गया है, सत्य हो गया। अगला हम देखेंगे, 5 ग्राम NaOH को 450 मिलीलीटर विलयन में घोलने पर इसकी मोलरता जो होती है 0.278 मोल DM³ होती है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, सत्य। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.278 मोल।
जल की मोलरता या मोललता 55.56 यानी 55.6 होती है एवं मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। ये भी सत्य है, जल की मोललता जो होती है, मोललता और मोलरता 55.6 या 55.56 होती है और ये ताप से, मोललता जो होती है वो ताप से प्रभावित नहीं होती। तो ये भी हमारा हो गया है सत्य। दोस्तों अगला देखते हैं। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षय को रोकती है। बिल्कुल सत्य है। अगर जल में जो है 1.0 ppm मात्रा है तो वो दंत क्षय को रोकेगी, लेकिन यदि इससे ज़्यादा हो जाती तो वो दंत क्षय का या पीलापन का कारण बनती। तो अगला क्वेश्चन उससे संबंधित है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.5 ppm मात्रा दांतों को पीलापन को कर्बूरित करती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1.0 से अगर ppm से ज़्यादा है मात्रा तो हमारे दांतों को नुकसान करती है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोडियम फ्लोराइड जो है का उपयोग चूहों के लिए जहर के रूप में किया जाता है। गलत है, सोडियम फ्लोराइड का हम उपयोग चूहों के लिए जहर के रूप में नहीं करते हैं। ये हमारा गलत हो गया। आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन। ठोस विलयन का मुख्य उदाहरण तांबे का सोने में विलयन है। ठोस विलयन का मुख्य उदाहरण, बिल्कुल ये तांबे का सोने में जो है एक ठोस का विलयन बनता है। ये जो है हमारा यहाँ पर मिक्स हो गया है दोनों तांबा और सोना, तो इसे मिश्रण कहेंगे और ये ठोस विलयन ही रहता है, इसलिए ये हमारा कैसा हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। यदि 22 ग्राम C6H6 यानी बेंजीन 122 ग्राम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हो तो C6H6 की द्रव्यमान प्रतिशत 15.28% होगी। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगा दोस्तों, इसलिए ये भी हमारा कैसा हो गया, सत्य हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये हेनरी के नियम से, बिल्कुल हेनरी का नियम यही कहता है कि स्थिर ताप पर यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता जानना है तो वो जितना दाब लगाई वही उतनी ही उसमें घुलेगी। तो ये बिल्कुल दाब के समानुपाती ही होती है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया है, सत्य हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्टे के नियम का पालन करता है तो आदर्श विलयन कहलाता है। बिल्कुल ये भी सत्य हो गया। जब विलयन सभी सांद्रता पर राउल्टे के नियम का पालन करता है तो आदर्श विलयन कहलाता है, और अनादर्श विलयन राउल्टे के नियम का सभी सांद्रताओं ताप की परिस्थिति में पालन नहीं करता है। तो ये हमारा सत्य हो गया यहाँ पर। अगला देखेंगे। ऐसे सभी विलयन जो एक स्थिर ताप पर उबलते हैं उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। बिल्कुल सत्य है। जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। 12वां है। जो एक विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्टे के नियम से अधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं तो उच्चतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी विलयन या एजोट्रोप कहलाते हैं। गलत है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। अगला देखेंगे हम। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 के हो जाता है। तो केबी का मान यहाँ पर 2.53 kg मोल इनवर्स है। तो विलय का भार 58 ग्राम मोल इनवर्स है। तो क्या वैल्यू सही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई घोलने पर इसका क्वथनांक जो है 354.11 हो जाता है। बिल्कुल ये सत्य है हमारा। यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों इतनी ही आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है हमारा। 95% एथेनॉल प्लस 5% जल निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी का उदाहरण नहीं है, जबकि ये 95% जो है एथेनॉल और 5% जल निम्न क्वथनांकी का एग्जाम्पल है, सॉरी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी कैसा हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्थिर क्वाथी का उदाहरण है लेकिन यहाँ पर लिखा है नहीं है। तो नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 68% नाइट्रिक अम्ल प्लस 32% जल उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी का उदाहरण है। बिल्कुल ये सत्य है। यहाँ पर 68% नाइट्रिक अम्ल और 32% जल उच्च क्वथनांक के विलयन बनाते हैं। जब एक अवाष्पशील विलय 1 मोल विलायक के 1000 ग्राम में घुला हो तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी से दर्शाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, एक अवाष्पशील विलय 1 मोल विलायक के 1000 ग्राम में घुला हो तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये हमारा सत्य हो गया है और इसे हम केबी से ही दर्शाते हैं। इसकी इकाई जो है kg मोल इनवर्स होती है।
बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको दिखा नहीं होगा इसलिए एक बार और देख लीजिए इसको। जो है ये फिर से पढ़ देता हूँ मैं। 68% नाइट्रिक अम्ल प्लस 32% जल जो है उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी का उदाहरण है। बिल्कुल ये सत्य है, 68% नाइट्रिक अम्ल और 32% जल उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी का उदाहरण सत्य है, क्योंकि ये उच्च क्वथनांक की मिश्रण बनाता है। इसके बाद है, जब एक वाष्पशील विलय 1 मोल विलायक के 1000 ग्राम में घुला हो तो मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये मोलर उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन है, इसलिए ये भी हमारा सत्य हो गया। इसे केबी से दर्शाएंगे और इसकी इकाई हो जाएगी केजी मोल इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, किशमिश का जल में फूलना सूजन को सौफ कहते हैं। बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाता है, क्योंकि सूजन का सौफ जो एडेमा कहलाता है वो फूलना ही कहलाता है, तो किशमिश जल में क्या होता है, फूलता है। तो ये यहाँ पर हमारा ये भी सत्य हो गया कि ये सूजन का सौफ कहलाएगा। अवाष्पशील विलय ना तो संयोजित होता ना ही वियोजित होता है। बिल्कुल ये भी सत्य हो गया, क्योंकि जो अवाष्पशील विलय रहता है वो ना वियोजित हो सकता है ना ही संयोजित हो सकता है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। संगुणन की स्थिति में आई का मान 1 से कम। बिल्कुल संगुणन हो जाता है तो 1 से कम ही रहेगा, और वियोजन की स्थिति में 1 से अधिक अगर टूटता है तो उसका वैल्यू 1 से अधिक हो जाता है। ये भी हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया है, सत्य हो गया, यानी एक क्वेश्चन भी हमारा सत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेंजीन को एसिटिक अम्ल में घोलने पर अणुभार 120 होता है संगुणन के कारण। बिल्कुल सत्य है, संगुणन होता है तो उसका अणुभार कितना हो जाता है, 120। सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस H2S गैस गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग होती है। बिल्कुल ये प्रयोगशाला में गुणात्मक विश्लेषण के रूप में उपयोग में होती है। तो H2S गैस यहाँ पर जो है सड़े अंडे जैसी गंध देती है। अगला क्वेश्चन हमारा 22वां, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, एक प्रोटीन के 200 cm³ जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.02 ग्राम मोल होगा। बिल्कुल ये भी सत्य है, जब वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू हमारी आएगी। तो दोस्तों हमने देखा कुछ सत्य असत्य जो कि चैप्टर 4 के तथा चैप्टर नंबर 2 के हैं, और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको अच्छे से देखें और याद रखें इनको। थैंक यू।